हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी मामिला क्रांति और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूं विद्युत धारा चैप्टर का 5th लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मजेदार इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत सेल के बारे में। तो भाई विद्युत सेल से रिलेटेड और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज की क्लास में हम कवर करेंगे, पर इससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे 4th लेक्चर की कि 4th लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा। उससे पहले आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। फटाफट से ज्वाइन हो जाओ भाई, जल्दी से अपने सारे दोस्तों को इस क्लास की लिंक, इस वीडियो की लिंक शेयर कर दो, सारे दोस्तों को क्लास में बुला लो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बेल आइकॉन हिट कर लो, और ताकि आप लोगों को जो नोटिफिकेशंस है वो टाइमली मिलती रहे। तो भाई जो बच्चे आ चुके हैं, क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, बुला लो सारे बच्चों को। आ गए भाई सारे दोस्त। गाइस आप लोगों को ध्यान रखना है, वैसे आप लोग खूब बातचीत करते हो तो दोस्ती तो हो ही गई होगी। आपके दोस्त आए हैं नहीं आए हैं क्लास में, इस बात का ध्यान रखना है। सबको मिलजुल करके पढ़ाई करना है, मिलकर के आगे बढ़ना है। सबको देश का भविष्य, सब बच्चे आप सब देश का भविष्य हो, तो सबको मिलजुल करके पढ़ाई करके आगे बढ़ते रहना है भाई। और हम आपके टीचर हैं तो हमारा काम है कि आप सभी को आगे बढ़ाना, आप सबको मिलजुल करके आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल सारे दोस्त क्लास में आए हैं कि नहीं आए हैं, तो भाई इस बात की थोड़ी जिम्मेदारी हर एक बच्चे को लेना है ताकि सारे बच्चे क्लास में आए और किसी का भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? जल्दी क्विकली कमेंट करके बताओ कौन बताएगा क्या पढ़ा था। तो भाई हम लोगों ने पिछले एक लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा। और क्या पढ़ा हम लोगों ने? किरचॉफ का नियम पढ़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। विद्युत सेल की बात करें आज के लेक्चर में, जो विद्युत वाहक बल पढ़ेंगे, जो आंतरिक प्रतिरोध पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतरिक प्रतिरोध के रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विद्युत सेल के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल जो हमारा पिछला लेक्चर है 4th लेक्चर में संयोजन से रिलेटेड पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट हमारा यूटिलाइज होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल हम लोगों ने जो है बात करी पिछले लेक्चर की, पर मैंने क्या किया था, आप लोगों को होमवर्क दिया था। कौन कौन बच्चा होमवर्क किया है? जल्दी बताओ कौन कौन बच्चा होमवर्क किया है और कौन कौन नहीं किया है। जल्दी क्विकली अब हाथ उठाओ, जल्दी से हैंड रेस करो, जल्दी फटाफट से कौन कौन बच्चा होमवर्क करके आया है, जल्दी बताओ कमेंट्स में। और जो नहीं किया है उनको पड़ेगी डांट, अच्छे से डांट पड़ेगी। ट्राई किया कि नहीं, कम से कम क्वेश्चन बना कि नहीं, ट्राई किया कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए थे। और भाई अगर आप लोग होमवर्क नहीं करोगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे, रिवीजन कैसे करोगे? और बच्चों के मैसेजेस मुझे आते हैं, पर्सनली मैसेजेस आते हैं कि मैम हमारे पास टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, मैं टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोग जैसे स्कूल जा रहे हो, कोचिंग क्लास की क्लासेस कर रहे हो, देन सेल्फ स्टडी के लिए आप लोगों को टाइम नहीं मिल पाता, रिवीजन नहीं कर पाते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो बेटा सीधी सीधी बात है कि इसके लिए आप लोगों को टाइम को मैनेज करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको समझना पड़ेगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी प्रियोरिटी सेट करनी पड़ेगी, मतलब कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको 1 नंबर में, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके लेवल सेट करना पड़ेगा, क्या काम ज्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिस और रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना थोड़ा अवॉइड करो, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक थोड़ा अवॉइड कर, थोड़ा नहीं पूरा ही अवॉइड करो इसको, तो है ना। जो टाइम बचेगा उसमें प्रैक्टिस और रिवीजन करो। और जैसे स्कूल्स में जो दिन जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो स्कूल्स की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा ज्यादा से ज्यादा समय जो है 8 से 9 घंटा स्कूल में बीतता है। तो जो दिन इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आपको जाना जरूरी है आप उस दिन जाओ। जो दिन रह गया वो दिन आपके पास 12 आवर बचेंगे, 1 हफ्ते का पूरा पढ़ा हुआ 1 दिन में आप रिवाइज कर सकते हो आराम से। और बेहतर है कि संडे का जो है ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो, उपयोग करो। त्योहारों का सीजन आ रहा है पर बहुत ज्यादा टाइम आप अभी फिलहाल त्योहारों में ना दो, क्योंकि 12वीं दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। आप पैसा कमा सकते हो, सेलिब्रेशन और भी कर सकते हो आप आगे लाइफ में, बट
आप दोबारा 12वीं नहीं पढ़ना चाहोगे। कोई भी आप में से दोबारा 12वीं पढ़ना चाहेगा क्या? यस या नो? नहीं पढ़ना चाहोगे ना, तो ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। सो प्लीज इस चीज का वैल्यू आपको समझना है और सही तरीके से टाइम मैनेज करके रिवीजन करना ही करना है। और रिवीजन करने के लिए अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो आप ऐसी कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है उनको एलिमिनेट करो, वो काम करना बंद करो और उसके कारण जो समय आपका बचेगा उस रिमेनिंग समय में, उस रिमेनिंग टाइम पे आपको क्या करना है? प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। अब बात मैं कर रही थी किसकी? होमवर्क की। तो किसने किसने होमवर्क किया है जल्दी से बताओ फटाफट से, क्विकली। अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा, करना है होमवर्क सभी को। चलो न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करवा रही हूँ, जितने क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क में दिए थे वो मैं सॉल्व करवाऊंगी। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं आज। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं किसके बारे में? विद्युत सेल का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और विद्युत सेल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसकी वजह से हम लोगों को सेल के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वो विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है, उसका सूत्र क्या होता है, उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, उसका मात्रा क्या होता है, ये सब बात हम लोग पढ़ेंगे। आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम किसी विद्युत सेल में क्या कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है उस विद्युत ऊर्जा के कारण हम लोगों को विद्युत वाहक बल या फिर विभवांतर प्राप्त होता है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल भी प्राप्त होता है, विभवांतर भी प्राप्त होता है, पर एग्जैक्टली जितनी विद्युत ऊर्जा मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। थोड़ी बहुत ऊर्जा जो है सेल के अंदर भी क्या होती है? क्षय होती है, क्षीण होती है। किसकी वजह से होती है? आंतरिक प्रतिरोध की वजह से होती है, क्योंकि आप लोगों ने प्रतिरोध ऑलरेडी पढ़ लिया है। पर ये प्रतिरोध अलग है, ये विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध है जिसके बारे में आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा होगा विद्युत वाहक बल, विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध। इन तीनों टॉपिक में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, इससे हम लोगों को जो फाइनली फॉर्मूला जो मिलेगा वही फॉर्मूला ज्यादातर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूमेरिकल्स उसके रिलेटेड जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो अभी पहले मैं होमवर्क करवा देती हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, सेकंड क्वेश्चन है। सो प्रतिरोधों के संयोजन के रिलेटेड क्वेश्चन है। जल्दी से हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एंड देन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एक ही प्रकार के 12 तारों को जोड़कर प्रत्येक का प्रतिरोध जिसका स्मॉल आर है घन के आकार में ढांचा तैयार किया जाता है। ये बोल रहा है कि यहाँ पर घन के आकार में एक ढांचा तैयार हो रहा है जो 12 तारों को जोड़ करके बनाया जा रहा है और हर एक तार का जो प्रतिरोध है वो क्या है? स्मॉल आर है, छोटा आर। ठीक, यदि धारा घन के एक कोने से प्रवेश करे और विपरीत कोने से बाहर निकले तो घन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो बहुत सारे आप लोगों के तुल्य प्रतिरोध वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल है, आप लोगों में से अगर किसी बच्चे ने अगर ट्राई किया है बहुत अच्छी बात है, मैं देखना चाहूंगी। आप टेलीग्राम में कनेक्ट हो, मेरे को फोटो खींच के भेजा करो। जो भी होमवर्क क्वेश्चन मैं देती हूँ उसको शेयर किया करो, मैं चेक करती हूँ। आपको पता नहीं मेरे टेलीग्राम में मैं काफी एक्टिव हूँ, मेरे बच्चे भी एक्टिव है, तो मैं आप लोगों से सभी से बोलूंगी, आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो। और बिल्कुल सबका होमवर्क भी चेक करती हूँ ज्यादा से ज्यादा, और सारे डाउट्स वहां पे क्लियर होते हैं, तो मजा आएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है? 12 तार है। ठीक है, तो सबसे पहले तो घन का आकार बना लेते हैं, बेहतर रहेगा। ये हमारा क्या हो गया? घन का आकार बन रहा है, अभी बना नहीं है, बिल्कुल सब्र करो। और ये घन का आकार ये बन गया हमारा, रेडी हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि घन के किसी एक कोने से क्या करी है? विद्युत धारा प्रवेश करी है और उसी घन के विपरीत कोने से विद्युत धारा जो है वो कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। तो मैं यहाँ पर एक कोना जो ले रही हूँ वो ये वाला कोना ले रही हूँ। इसका विपरीत कोना क्या हो जाएगा? इसका विपरीत कोना आप लोगों का कौन सा हो जाएगा भाई? ये वाला कोना इसका विपरीत कोना हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर से क्या हो रही है? विद्युत धारा जो है वो प्रवेश कर रही है और यहाँ से क्या हो रही है? विद्युत धारा जो है वो बाहर जा रही है। ठीक है, अब हम लोगों को प्रश्न में ये भी बोला था कि 12 तारों को जोड़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं? घन बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो घन में यहाँ पर इसके 12 ये तार लाइन्स है। ठीक है, 12 लाइन्स है, गिन सकते हो, जैसे कि ये 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 और ये 6, ठीक है, और उसके अलावा कौन सा हो गया? ये 7 8 9 और ये वाला क्या हो गया? 10, और 11 और 12 किधर है? ये है आपका 11 और ये है आपका 12।
समझ में आ गया कि 12 तारों को जोड़ करके कैसे घन बन रहा है। वैसे ये समझाने की बात नहीं थी, फिर भी मैंने आपको समझाया। समझना है आपको, ध्यान से सुनना है। और ये जो 12 तार है, तो हर तार का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, स्मॉल आर होगा। तो आप लोग यहाँ पर प्रतिरोध भी बना सकते हो, प्रत्येक का प्रतिरोध यहाँ पे बना सकते हो। आप लोग यहाँ पर प्रतिरोध बना लो सबका फटाफट से। ये सबका प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर। जल्दी से ड्रॉ करो भाई, कॉपी में सबको ड्रॉ करना है, सॉल्यूशन भी बताना है। ठीक है, बिल्कुल सबके ऊपर में मैंने इस तरीके से बना दिया। काफी मकड़ी के जाले की तरह दिख रहा होगा, दिमाग मत घुमा लेना अपना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी? दिमाग घुमा मत लेना, ध्यान से समझना। ठीक है, हो गया क्या, सब तरफ बन गया? कुछ छूटा क्या? कोई बताएगा मेरे को कमेंट करके, कुछ छूटा तो नहीं है? सब तरफ बन गया है? ओके है, गुड, वेरी गुड। और सबका प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर। ठीक हो गया। अब होगा, करना क्या है हम लोगों को, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। इसका तुल्य प्रतिरोध, मान लो कि ये A है, ये B है। ठीक है, तो ये तुल्य प्रतिरोध जो है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर R इक्विवेलेंट बराबर RAB। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि जिन सिरों से हम लोग क्या कर रहे हैं, धारा बह रही है और धारा जो है निकल रही है, उन सिरों के ही सापेक्ष हम लोगों को तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर ज्ञात करना होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मतलब हम लोगों को ये देखना है कि जैसे कि यहाँ पर से आई धारा आ रही है। ठीक है, अब ये आई धारा जो है यहाँ पर 3 भागों में बढ़ रही है। क्या कर रही है, 3 भागों में बढ़ रही है। और जो आई धारा बढ़ रही है 3 बराबर भागों में, तो इस चीज को आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि अगर किसी एक टुकड़े को हम लोग क्या करें, अगर किसी एक चीज को 3 बराबर भागों में हमको बांटना है, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक हिस्सा 1/3 1/3 1/3 होगा। हाँ कि ना, जल्दी से बताओ। बिल्कुल हाँ, तो यहाँ पर भी ठीक ऐसा ही होगा। यहाँ पर विद्युत धारा जो है 3 भागों में बट जाएगी। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, I/3 और I/3। एग्री करते हो कि नहीं, यस या नो, जल्दी से बताओ फटाफट से। ठीक है, जल्दी, यहाँ पे 3 भागों में बढ़ जाएगी। सभी को क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? आगे क्या होगा, आगे यहाँ पर ये जो I/3 है, यहां से आ रहा है, ये क्या हो रहा है, 2 भाग में विभाजित हो रहा है। ठीक है, 2 भाग में विभाजित हो रहा है। तो अगर मैं I/3 को अगर मैं 2 भाग में तोड़ूं, कितने भाग में तोड़ूं, 2 भाग में तोड़ूं, तो प्रत्येक भाग क्या हो जाएगा, I/6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इतना आप लोगों को समझना है। इतनी गणित तो आप लोगों को आती ही होगी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा सोचना, अभी मत सोचो, अभी लिख लो। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन को समझना है तो अभी लिख लो कि हाँ, I/3 को अगर 2 भाग में विभाजित करेंगे तो I/6 होगा। कैसे होगा इसको समझना, थोड़ा दिमाग लगाना क्लास के बाद। अब ये हो गया ये वाला भाग। अब इधर भी क्या हो रहा है, इधर आगे यहाँ पर भी यही हो रहा है कि यहाँ से जो है आप लोगों का I/3 आ रहा है और ये क्या हो रहा है, 2 भागों में इस तरीके से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, I/6 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, I/6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये देखो, ये वाला जो सिरा है, बिल्कुल जैसे कि हम लोगों को यहाँ से जो है, यहाँ पर विद्युत धारा जो है अंदर प्रवेश कर रही थी, यहाँ पर विद्युत धारा है क्या हो रही है, वापस से बी टर्मिनल पे, बी सिरे पे हमारी आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को आई धारा प्राप्त हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इन 3 तरफ से जो है यहाँ पर आएगा। और हर बार हम लोग बराबर भागों में क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि हर बार बराबर भागों में इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि हम लोगों को हर तार का जो प्रतिरोध है वो स्मॉल आर दिया हुआ है। और प्रतिरोध अगर सब जगह बराबर है तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं सभी को समझ में? अब इतना अगर क्लियर है तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर घन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये RAB निकालना है। ठीक है, तो RAB निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ध्यान से समझना। यहाँ पे RAB निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो ये वाला सिरा है, ठीक है, इसके सापेक्ष क्या आरोपित होगा, ये वाला जो सिरा है इसके सापेक्ष आपका जो है, 2 सिरों के सापेक्ष क्या होता है, विभवांतर होता है। विभवांतर कहां पर होता है, क्या होता है, जैसे इसको मैं मिटा रही हूं, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे कि मान लो कि ये पूरा सिस्टम है आपका, ठीक है, ये पूरा सिस्टम है जो मैंने ऐसे बना दिया एक डब्बे में।
सिस्टम का मतलब एक निकाय है पूरा, एक जो ये पूरा घन है आपका, ठीक है, ये पूरा घन है और ये टर्मिनल है आपका सिरा ए और बी। तो है क्या, इस दोनों के सापेक्ष जो है विभवांतर होगा, तभी तो विद्युत धारा बहेगी। ओम के नियम से हम लोगों ने पढ़ा है कि दो सिरों के सापेक्ष अगर हम लोग क्या लगाते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं, तो क्या होती है, वहां पे उस तार में विद्युत धारा बहती है, ठीक है। तो अगर आई विद्युत धारा बह रही है तो इनके सापेक्ष जो है ए और बी सिरे के सापेक्ष विभवांतर वी होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इनके सापेक्ष हम लोग जो है हमारा जो किरचॉफ का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, तो किरचॉफ के नियम से हम लोग यहाँ पर जो है किरचॉफ का विभवांतर नियम लगाएंगे, केवीएल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो केवीएल लगाएंगे तो इसमें करना क्या होगा, हम लोगों को धारा गुणा प्रतिरोध, मतलब कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल ही तो पढ़ा था, इसके पहले वाली क्लास में तो पढ़ा था, धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है उन सब का बीजगणितीय योग क्या होता है, उन सब का बीजगणितीय योग बराबर 0 होता है ना। तो यहाँ पे जल्दी से लगाओ, यहाँ पे कैसे लगाओगे आप, विभवांतर यहां से शुरू करते हैं माइनस वी से, ठीक है, माइनस वी, और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से विद्युत धारा आ रही है, ये हो जाएगा प्लस I/3 गुणा स्मॉल r, छोटा r, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्योंकि देखो विद्युत धारा की दिशा में चल रहा है तो विद्युत धारा की दिशा में हम धन लेते हैं और विद्युत धारा के विपरीत दिशा में हम ऋण लेते हैं, और यहाँ से चलना हम शुरू किए हैं, यहाँ पर हम लूप लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले माइनस वी लिया, I/3 गुणा r लिया, I/6 गुणा r, फिर क्या हो जाएगा, I/3 गुणा r बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v को हम लोग एक तरफ पक्षांतर कर दिए, और अगर हम v को एक तरफ पक्षांतर कर दिए तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, v बराबर I/3 r प्लस I/6 r प्लस I/3 r, ठीक है। अब हमारा ओम के नियम से क्या होता है, v इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल I और कैपिटल R, ठीक है। ये जो कैपिटल R है वही क्या है, हमारा तुल्य प्रतिरोध, इसको R इक्विवेलेंट या फिर RA भी लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। ये इक्वेशन मैं नेक्स्ट पेज में लिख रही हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान से देखना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका IRAB और बराबर क्या हो जाएगा, I/3 R प्लस I/6 R प्लस I/3 R। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग विद्युत धारा को कॉमन निकाल के लिख सकते हैं, R भी कॉमन निकाल लो, चलो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3, लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए तैयार रहो, ठीक है, लघुत्तम निकालने के लिए तैयार रहो, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा फिर आपका क्वेश्चन। ये I और I कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, RAB बराबर ये स्मॉल r आ गया, और इसका अगर लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया, ये 5/6 हो गया, क्या हो गया, 5/6 r। तो आपका तुल्य प्रतिरोध निकल गया। इतना भी कठिन नहीं है जितना जटिल ये दिख रहा था, काफी आसान है। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज आप ये जो हिस्सा है इस वीडियो का उसको आप 2 बार 3 बार देखो। अगर नहीं समझ में आएगा तो 2 बार 3 बार देखना ही पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। ध्यान पूर्वक देखोगे तो समझ में आएगा, दिमाग को फोकस करके देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। और देखो टाइम मैनेज करने का सबसे अच्छा उपाय है दिमाग को ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड रखना, क्योंकि एक ही बार में अगर चीजें समझ में आ जाएंगी तो बचे हुए टाइम का आप उपयोग कर सकते हो प्रैक्टिस और रिविजन में, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ये आपका तुल्य प्रतिरोध निकल गया। इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या आ गया तुल्य प्रतिरोध, RAB बराबर 5/6 R, यही आपका क्या है आंसर है फाइनल। काफी ज्यादा टाइम लग गया इस न्यूमेरिकल में, प्लीज जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से फटाफट सबके कॉपी में नोट होना चाहिए। भाई विद्युत सेल के बारे में भी पढ़ना है, जल्दी भाई जल्दी, इसीलिए मैंने कहा था कि एटलीस्ट होमवर्क कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से कवर करेंगे। प्रदर्शित विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ परिपथीय नियम का समीकरण लिखिए जिनके हल से 3 प्रतिरोधों में धारा का मान प्राप्त होता है। क्या है, जिनके हल से
तीन प्रतिरोधों में धारा का मान प्राप्त होता है। मतलब कि हम लोगों को यहाँ पे जो है तीन प्रतिरोध दिए हुए हैं। ये है हमारा 2 ओम का प्रतिरोध, ये है 4 ओम का प्रतिरोध, और ये कितना दिया हुआ है, आई थिंक ये 8 ओम का प्रतिरोध है। कितना है, 8 ओम का प्रतिरोध है, और ये 10 वोल्ट, और ये क्या है, 12 वोल्ट है। अब हम लोगों को यहाँ पे किरचॉफ के परिपथीय नियम का मतलब क्या है, लूप वाला जो नियम है उससे हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर किरचॉफ के परिपथीय नियम से जो है तीन प्रतिरोधों में धारा का मान प्राप्त करना है। तीन जो प्रतिरोध दिए हैं वहां पर, और केवल समीकरण लिखना है और समीकरण को हल नहीं करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है ना दोनों ही तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बेहतर है हम इसको लूप नियम से सॉल्व करें। देखो यहाँ पे आप लोगों को परिपथीय नियम बोला है तो लूप के नियम से ही सॉल्व करो। यहाँ पे आप लोगों को 2 लूप दिए हुए हैं, ठीक है, 2 लूप दिए हुए हैं, जैसे कि ये धन और ये ऋण, ये धन ये ऋण। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से मान लो जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो उसको हम I1 ले लेते हैं। अब यहाँ से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना उसकी दिशा इधर कैसे होगी, ये कैसे पता चलेगा, तो विद्युत धारा प्रवाह हमेशा धनात्मक सिरे से शुरू होता है और ऋणात्मक सिरे पे खत्म होता है। इस वजह से हम लोग धारा का प्रवाह जो है इस दिशा में बनाते हैं, इसको I2 लिख देते हैं। क्या करते हैं, इसको मान लो कि I2 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, यहाँ पर मान लो कि यहाँ से I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इधर I1 जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, एक संधि है, इधर से I2 आया, इधर I1 गया और एक सिरा इधर भी है। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर भी क्या होगा, मान लो कि यहाँ पर भी जो है विद्युत धारा इस तरीके से जा रही है। अब यहाँ पर हम लोग दिशा जो चाहे वो ले सकते हैं, जो दिशा लेंगे उसके अनुसार हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसको मैं मिटा रही हूँ, इसके बजाय मैं इसको क्या कर रही हूँ, ये 8 हूँ और ये इधर इस डायरेक्शन में कर रही हूँ। ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि I2 धारा जो है 2 भागों में बट रही है, एक I1 में, और इधर जो जा रही है उसको मैं लिख लेती हूँ क्या, I2 माइनस I1। कैसे लिखा मैंने ये I2 माइनस I1, क्योंकि I2 धारा बह रही है, 2 भागों में बट रही है, एक तरफ I1 जा रही है, दूसरे तरफ जो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अगर इस कुल धारा में से इस I1 को मैं माइनस कर दूं तो वो धारा जो है इस हिस्से में जाएगी। वो धारा कहाँ जाएगी, इस हिस्से में जाएगी। इस चीज को आपको समझना है, समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस चीज को जरूर समझना है। ये क्या है, संधि है, संधि हिस्सा है। और यहाँ पे अगर हम लोगों को समीकरण लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग समीकरण, इसका डायरेक्शन भी चेंज कर रही हूँ क्योंकि हमारे जो धारा की दिशा है वो इधर तरफ है ना। तो यहाँ से हम लोग मान लो कि पहले लूप 1 के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूँ लूप 1 के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 बराबर, यहाँ से चलना शुरू कर रही हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2I1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर से आ रही हूँ ना, 4 ओम, और ये क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1 हमारा करंट है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण को, इस 10 को पक्षांतर कर दो, सबसे पहले तो राइट साइड में पक्षांतर कर दी, 2I1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4I1 है ना, और ये क्या हो गया, -4I2। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। एक समीकरण हमारा ये हो गया, ठीक, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6I1 हो जाएगा, -4I2 बराबर 10। तो एक समीकरण तो ये हो गया। अगर मैं क्या करूंगी लूप 2 में, ठीक है, जो सेकंड वाला, ये क्या है, लूप 2 है और ये क्या है, लूप 1। ठीक है, अब लूप 2 में अगर मैं लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -12, ये बराबर 0 था, ठीक है, -12 और यहाँ पे 4 ओम है ना, प्लस 4I2 माइनस I1, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 ओम। ठीक है, तो इस 8 ओम में जो है I2 धारा ही बह रही है, क्योंकि यहाँ से जो है बहकर वापस से यहाँ पे आएगी, तो ये आएगी क्या, I2 ही आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस I2 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को, समीकरण को हम लिख सकते हैं क्या, 12 को पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा 4I2 माइनस, अलग अलग कर देते हैं, 4I2 माइनस 4I1 प्लस 8I2 बराबर 12। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 12I2 माइनस 4I1 बराबर 12।
बराबर क्या हो जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशन है हमारे पास, तो गणित का अगर तुम लगाओगे ए बी वाला कभी तो सॉल्व किए होगे गणित में, इस तरीके से दो समीकरण सॉल्व किए होगे, दोनों समीकरणों को सॉल्व करोगे तो I1 और I2 का भी मान निकल जाएगा और तीनों प्रतिरोधों के सापेक्ष आप लोगों का जो है विद्युत धारा का मान भी प्राप्त हो सकता है। पर हम लोगों को क्योंकि बोला है कि समीकरण को हल नहीं करना है तो मत करो, समीकरण को हल करोगे तो भी अच्छी बात है। अब इतना ही बताऊंगी मैं आपको, अप्रोच बता दी हम लोगों ने, परिपथीय नियम लगाया, लूप का नियम लगाया किरचॉफ के, तो बिल्कुल इस चीज की प्रैक्टिस आपको करनी है, बार बार करके देखना है। धन ऋण में बार बार गलती होता है तो प्लीज इस बात का आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल बहुत ही सरल है। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसका मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ये 30 वोल्ट का यहाँ पे विभवांतर लग रहा है, ये धनात्मक की ऋणात्मक दिशा होगी, तो धन से ऋण की तरफ ही विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहती है। 1 ओम 2 ओम 3 ओम का प्रतिरोध है आप लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे V बराबर क्या होगी, IR, और यहाँ पे जो R है वो क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इनका जो तुल्य प्रतिरोध है सिंपली इसको हम लोग जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। हमको निकालना क्या है, विद्युत धारा निकालनी है। एकदम सिंपल है, ये तो बहुत आसान है। हमको विद्युत धारा निकालनी है तो V = IR इक्विवेलेंट हमारे पास है। यहाँ से विद्युत धारा के लिए हम लिख सकते हैं I = V/R इक्विवेलेंट, और आपको V का मान विभवांतर दिया हुआ है 30 वोल्ट और R इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाल लिया 6। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 × 5 = 30, 5 एम्पियर की विद्युत धारा। ये तो बहुत ही आसान था, ये तो हर किसी ने सॉल्व कर लिया होगा, आई एम श्योर। ठीक है, चलो मैंने होमवर्क क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया भाई, टाइम काफी ज्यादा हो गया, विद्युत सेल पढ़ना है हमको। कोशिश करेंगे जितना जो है कंटेंट आज हमारा टॉपिक का कवर हो जाए कर लेंगे। ठीक है, जो रह जाएगा उसको सेलों के संयोजन के साथ पढ़ लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई लोड की बात नहीं है। लगभग 1 घंटे की क्लास होगी ही होगी, तो बिल्कुल आप लोगों को क्लास में बने रहना है, कहीं नहीं जाना है। न्यूमेरिकल सभी को समझ में आना चाहिए, जो भी हिस्सा समझ नहीं आएगा दोबारा देखना है। क्या करना है, दोबारा देखना है, 4 बार लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स यही करते हैं और आप भी मेरे ही स्टूडेंट हो, आपको यही करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखना है और 4 बार लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो तो विद्युत सेल शुरू करते हैं हम लोग। क्या समझते हो आप लोग विद्युत सेल से, ठीक है, क्या समझते हो आप लोग विद्युत सेल से, कौन बताएगा मेरे को, क्यों भाई, जल्दी फटाफट, कौन बताएगा कौन बताएगा, सबके कमेंट्स देख रही हूं मैं, जल्दी बताओ विद्युत सेल से क्या समझते हो। तो भाई सेल एक ऐसी युक्ति है जिसका इस्तेमाल हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। कैसी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप क्या करते हो, घड़ी में बैटरी लगाते हो, सेल लगाते हो, ठीक है, उससे क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से टिक टिक करके आपकी घड़ी चलती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि बहुत सारे खिलौने हैं जो विद्युत सेल के माध्यम से चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर माइक लगाई रखी हूँ, यहाँ पर माइक लगाई हुई हूँ, ये भी जो है आप लोगों के विद्युत सेल की सहायता से ही चल रही है। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल ये विद्युत सेल ही लगा हुआ है आप लोगों का। ठीक है, और तभी जो है इससे मेरे को मतलब इस वायर में विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है और मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है। ठीक है, तो ये क्या है, विद्युत सेल है। और विद्युत सेल में होता क्या है, विद्युत सेल में हम रासायनिक क्रिया करवाते हैं। क्या करवाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया करवा करके हम विद्युत सेल में विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, जिससे हम लोगों को क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जो मैं बोल रही हूँ प्लीज नोट डाउन करो कि विद्युत सेल में हम क्या करवाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप धारा प्राप्त होती है, जिसकी वजह से हमको ऊर्जा मिलती है, जिसका उपयोग हम लोग जो है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, उनको चलाने के लिए हम करते हैं। कैमरे में भी बिल्कुल सेल लगा हुआ है, तो सेल हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, विद्युत सेल ही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया से क्या हो रही है, रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। जैसे इसके पहले आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, मशीन्स में, जनरेटर में। ठीक है, और हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं उससे। ठीक, अब यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कैसे हो रही है, कैसे हो रही है,
ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। और क्या जान सकते हो आप लोग, सेल आप लोगों ने देखा है कैसे कैसे टाइप का सेल होता है, पेंसिल सेल होता है, बड़ा सेल होता है, छोटा सेल, अलग अलग शेप में भी पाया जाता है। तो वो हमारे हमारा जो डिमांड है, हमको जो जरूरत है उसके ऊपर निर्भर करता है। जब हम लोगों को ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, तो हम लोग बहुत सारे सेल्स को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जो बिल्कुल सेलों के संयोजन में आप लोग पढ़ोगे तो हम लोगों को ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग करते हैं। अब ये जो सेल है इसमें रासायनिक ऊर्जा, वैसे आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, है कि नहीं, किसको किसको याद है केमिस्ट्री में आप लोगों ने इस तरीके से विद्युत अपघट्य का नाम सुना होगा, आप लोगों ने विद्युत सेल का नाम सुना होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक कांच का जार लेते हैं, इस कांच के जार में क्या करते हैं हम लोग, दो जो है इलेक्ट्रोड लेते हैं, क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। अब होता क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक अंदर में एक कुछ लिक्विड भरते हैं, ये लिक्विड क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो विद्युत अपघट्य के रूप में हम लोग बहुत प्रकार के अलग अलग लिक्विड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य के रूप में किसको किसको इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप लोगों को केमिस्ट्री में जरूर पता होगा, बिल्कुल नहीं पता है तो पढ़ना है आपको, बिल्कुल। ठीक है, सो अब होगा क्या, इसमें होगा क्या, इस विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में यहाँ पर क्या होगी, रासायनिक क्रिया होगी। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में क्या होगा, विद्युत मतलब कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में क्या होगा, आयंस ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे, आयंस ट्रांसफर होंगे, मतलब कि विद्युत आवेश ट्रांसफर होंगे। और विद्युत आवेश के स्थानांतरण के कारण ही हम लोगों को यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, विद्युत धारा प्राप्त होगी। कहाँ पर, इनके धनात्मक और ऋणात्मक सिरों से धन से ऋण की तरफ प्राप्त होगा। धनात्मक तथा ऋणात्मक सिरे में धन से ऋण की तरफ प्राप्त होता है। यही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत सेल कहलाता है। बिल्कुल आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, कांच की एक जार ली गई है, यहाँ पर एक जो है ये आप लोगों का कैथोड है, और ये जो है आप लोगों का क्या है, धनात्मक सिरा आप लोगों का क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। और ऋणात्मक सिरा आप लोगों का क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। और यहाँ पर एनोड के रूप में जो है यहाँ पर कॉपर का छड़ लिया गया है, और यहाँ पर कैथोड के रूप में जो है जस्ते का छड़ लिया गया है। अलग अलग सेल में आप लोगों को अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि सेल में भी बहुत सारे टाइप्स के सेल आते हैं, डैनियल सेल और क्या क्या होता है, वोल्टियर सेल, लैग्रांज सेल, और बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, सो इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट को बस इतना समझना है कि एक धनायन और एक ऋणायन, दो छड़ होंगे हमारे पास, जिसमें क्या होगा, एक छड़ से दूसरे छड़ में क्या होंगे, आयन जो है वो ट्रांसफर होंगे। किसके मौजूदगी में, विद्युत अपघट्य के मौजूदगी में। विद्युत अपघट्य भी क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, जिनको हम लोग विद्युत अपघट्य के रूप में इस तरीके से सेल्स में जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, जिससे हमको विद्युत धारा प्राप्त होती है। बहुत सारी चीजें ऑपरेट करते हैं हम, जैसे कि माइक में क्या हो रहा है, ये विद्युत धारा प्राप्त हो रही है, जिसकी वजह से मेरी आवाज आप लोगों तक के ट्रांसफर हो पा रही है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो यहाँ पे डेफिनेशन, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जहां पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अथवा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत सेल रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत धारा उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है, रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। कर सकने वाला क्या होता है, यंत्र होता है, एक प्रकार का यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। विद्युत सेलों को विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत ऊर्जा के प्रकार भी होते हैं, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार है विद्युत ऊर्जा के। देखने से क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, कोई बता सकता है। देखो, सबसे पहले तो एक सेल इसमें से प्राथमिक सेल कहलाता है, दूसरा द्वितीयक सेल कहलाता है। पर यहाँ पे समझना, एक सेल, यहाँ पे एक सेल जो है वो एक ऐसा सेल है, जैसे कि आप लोग घड़ी वगैरह में सेल लगाते हो, तो होता क्या है कि हर बार आप लोगों को नया सेल खरीद के लाना पड़ता है। एक बार लगाते हैं तो वो खत्म हो जाता है, जब मतलब उसका सेल खत्म हो जाता है तो नया सेल लेकर के आना पड़ता है। होता है कि नहीं, होता है ना, यस या नो, जल्दी से बताओ। ठीक है, और एक सेल यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर आपको तार भी दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये क्या है, किसका
साइन है? चार्जिंग का साइन है। ठीक है, तो कौन कौन अपना मोबाइल चार्ज करके मेरी क्लासेस देख रहा है? यहाँ पे आप में से कौन कौन मोबाइल चार्ज करके मेरी क्लासेस देख रहा है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल के अंदर क्या होती है, मोबाइल के अंदर जो है वो बैटरी होती है, और इस बैटरी को क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, और बार बार चार्ज करने से भी ये वापस से इसकी बैटरी फुल हो जाती है, और फिर से इस्तेमाल करते हैं, फिर बैटरी खत्म होती है, फिर फुल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार दिख रहे हैं हम लोगों को। तो ये वाला जो हमारा प्रकार है ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है प्राथमिक सेल। क्या कहलाता है, ये हमारा प्राथमिक सेल, और ये क्या कहलाता है, हमारा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा डायग्राम देखकर ही, कि एक बार ही हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक बार में खत्म हो जाता है। द्वितीयक सेल को हम कितनी बार भी बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मोबाइल में मेरे को ऐसी बैटरी लगाना पड़े जिसको एक बार लगाने के बाद मतलब एक बार मैं लगाऊं फिर उसके बाद मेरे को दूसरा लगाना पड़े, तो ऐसे में तो फिर हो गया सत्यानाश। पापा तो मोबाइल खरीदने ही नहीं देंगे फिर अभिषेक को, है कि नहीं बेटा अभिषेक? क्यों भाई? तो भी ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए क्या करा जाता है, अब रोज तो तुम बैटरी नहीं खरीदोगे ना मोबाइल को चार्ज रखने के लिए, इसीलिए उसको ऐसा बैटरी बनाया गया जिसको हम बार बार क्या कर सके, चार्ज कर सके। ठीक है, और बिल्कुल मतलब हम लोग भी, जैसे कि अब हम लोग का काम होता है रोज का पढ़ाना है, और हम लोगों को इस माइक को ऑपरेट करने के लिए रोज सेल चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेल है किसका है, ड्यूरा सेल इस सेल का नाम है। ठीक है, तो इस सेल को रोज खरीद के नहीं लगाएंगे ना भाई, रोज खरीद इकोनॉमिक नहीं होगा, मतलब कि खर्चा बहुत हो जाएगा। तो भाई इतना भी खर्चा नहीं कर सकते ना, क्योंकि मतलब अब ये छोटे छोटे खर्चे, रोज रोज सेल तो नहीं बदल सकते आप। घड़ी का सेल रोज रोज बदल सकते हो क्या? नहीं। तो घड़ी में हम लोगों को इतनी ज्यादा विद्युत ऊर्जा चाहिए नहीं होती है, तो इसलिए उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, साल 6 महीने में एक बार बदलना होता है तो कोई लोड नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे हम लोग प्राथमिक सेल का इस्तेमाल करते हैं। पर जैसे कि ये जो मैंने आपको सेल दिखाया अपने माइक का, ये भी हमारा द्वितीयक सेल है। ये जो है चार्ज होके वापस से डिस्चार्ज होता है, फिर से अगेन हम इसको क्या करते हैं, दोबारा चार्ज करते हैं, फिर से वापस से डिस्चार्ज होता है। तो ये निरंतर प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेल के हम लोगों ने दो प्रकार पढ़े, जिसमें एक जो है आप लोगों का क्या है, प्राथमिक सेल है, दूसरा क्या है, द्वितीयक सेल है। ठीक है, प्राथमिक सेल में क्या हो रहा है, प्राथमिक सेल जो है एक बार ही इस्तेमाल हो सकता है, जबकि द्वितीयक सेल को हम लोग क्या कर सकते हैं, कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, लिख लो आप लोग। डैनियल सेल, ठीक है, काफी फेमस सेल का नाम है, केमिस्ट्री में तो आप लोगों ने डिटेल पढ़ा होगा डैनियल सेल। और इसके अलावा और क्या नाम है इसका, सेकंड नाम है लेक-लांशे वोल्टियर, है ना। एक तो होता है वोल्टियर सेल, और एक होता है लेक-लांशे सेल। कुछ बच्चे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं अपने स्कूल में, तो वो लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो है सेल का इस्तेमाल करते होंगे, और आगे चल के आप लोग कल को इंजीनियरिंग करोगे या फिर किसी भी फील्ड में जाओगे, वहां पर मे भी हो सकता है कि आप लोगों कुछ इस तरीके से मतलब इक्विपमेंट्स बनाओ, यंत्र बनाओ, तो वहां पर आपको समझ में आएगा। और बहुत सारा है, डिटेल में, इतना डिटेल में नहीं जाना है, जितना अगर 12th में आपको पढ़ना है उतना ही। थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो न्यूमेरिकल से इससे रिलेटेड आता है, या तो फिर आएगा आप लोगों का आंतरिक प्रतिरोध का डेरिवेशन। तो हम लोग ना इसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे। जो कई बार सेल इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, जैसे कि कई घरों में क्या होते हैं, इन्वर्टर्स पाए जाते हैं, इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जैसे कि लाइट जब रहती है ना, पावर कट जब नहीं होता है, तब इन्वर्टर जो है वो क्या होता है, चार्ज हो जाता है। जैसे ही पावर कट होता है, लाइट गोल हो जाता है, बिजली चली जाती है, तो क्या होता है, वो इन्वर्टर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अपने घर को जो है बिजली देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, और सारे पंखे लाइट कम से कम जो जरूरी है, आवश्यक चीजें, वो हम चलाते हैं। वो इन्वर्टर हो गया आपका। मोबाइल फोन का हो गया, है ना, मोबाइल फोन का बैटरी सेल, मोबाइल फोन का सेल, इस माइक का सेल, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक, चलो, तो ये तो हो गया आप लोगों का विद्युत सेल के प्रकार। और बिल्कुल आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो चीजें मैंने बताई है सिर्फ वही चीजें हैं कि बाह्य परिपथ में धारा ली जाती है, निरावेशित होता है। क्या होता है, केवल और केवल निरावेशित। इसका मतलब क्या होता है, निरावेशित का मतलब होता है कि केवल और केवल बैटरी जो है डिस्चार्ज होती है। क्या होती है, बैटरी केवल डिस्चार्ज होती है, वापस से चार्ज नहीं किया जा सकता। जबकि इसको क्या कर सकते हैं हम, निरावेशित और आवेशित दोनों कर सकते हैं, मतलब कि इसको चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। देखो है शुद्ध हिंदी का वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, पर हम लोग अपने जनरल लाइफ में क्या करते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अरे फोन डिस्चार्ज हो गया, अरे फोन को चार्ज कर ले। अरे यार 5% होने तक के फोन को क्यों मतलब कि पूरा सड़ो लेते हो, है ना। टाइम से चार्ज कर लिया करो। जब 30-40% रहता है तो ऐसा जनरली कई बच्चे गाली खाते हैं, डांट खाते हैं, है कि नहीं। तो
बस वही चीजें लिखाई है। ये एक बार पूर्णतः निरावेशित हो जाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, इनमें क्या करना पड़ता है हम लोगों को, दूसरा विद्युत अपघट बदलना पड़ता है। तो पर इतना सेल का हम लोग अपघट्य तो बदलने बैठेंगे नहीं, हम क्या करते हैं नया सेल खरीद लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो है बार बार हम लोग उसको पुनः आवेशित कर सकते हैं, निरावेशित कर सकते हैं। और अब जाहिर सी बात है केवल और केवल एक ही साइड अभिक्रिया हो रही है तो अनुत्क्रमणीय, और ये क्या है दोनों तरफ हो रही है, चार्ज भी हो रहा है डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है उत्क्रमणीय। यहाँ पे क्या हो रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और क्योंकि हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों कर रहे हैं द्वितीयक सेल में, तो होगा क्या, एक बार जो है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी और एक बार क्या होगा विद्युत ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, आंतरिक प्रतिरोध अभी पढ़े नहीं हो, पढ़ोगे, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक सेल का 1 ओम 2 ओम के लगभग का होता है, जब अभी पढ़ोगे तो समझना वहां पे। और द्वितीयक सेल में क्या है बहुत कम होता है आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि क्षय कम होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध कम होगा तभी तो ऊर्जा का क्षय कम होगा, तो इस हिसाब से उसको बनाया जाता है। अधिक प्रबल धारा प्राप्त नहीं करी जा सकती है। प्राथमिक सेल छोटा सेल होता है यार, हम लोगों को घड़ी में जो सेल लगाना होता है उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा अधिक प्रबल धारा की जरूरत ही कहाँ पड़ती है, पड़ती है क्या, नहीं पड़ती है ना। और यहाँ पर क्या होता है द्वितीयक सेल में प्रबल धारा प्राप्त करी जा सकती है, जैसे कि इन्वर्टर के लिए हम लोगों को प्रबल धारा चाहिए। अरे भाई प्रबल धारा मिलेगी इन्वर्टर में तभी तो हमारे घर का पंखा लाइट कूलर जो है चल पाएगा, है कि नहीं। ये देखो, ये तो एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, आप बिल्कुल दोबारा लिख सकते हो। ये सीसा संचायक सेल, ये लेड बैटरीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी जाती है, और सोलर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी होते हैं, वहाँ पर भी सोलर प्रोजेक्ट्स में और बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर कि ये जो है इन्वर्टर्स में ये सीसा संचायक सेल, जिसको हम लोग लेड बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो जो है इस्तेमाल होता है। ठीक, तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट। ओके, अब हम बात करेंगे क्या, विद्युत वाहक बल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, विद्युत वाहक बल के बारे में। तो भाई अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, सेल के बारे में। ठीक है, तो सेल में हम लोगों को क्या मिल रहा था, विद्युत ऊर्जा मिल रही थी। विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या फिर विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, सेल का उपयोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, सेल का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, अब हो क्या रहा था कि जो हमारा सेल था यहाँ पर, ठीक है, इसमें जिसमें हम लोगों ने क्या भरा हुआ था, विद्युत अपघट्य भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था, विद्युत अपघट्य भरा हुआ था। इस विद्युत अपघट्य में हम लोगों ने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रोड डाल रखा था, एक जो है कैथोड डाल रखा था हम लोगों ने, और एक जो है हम लोगों ने एनोड डाल रखा था। तो यहाँ पे आयनों का स्थानांतरण, आवेशन हो रहा था, विद्युत आवेशों का स्थानांतरण हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों को विद्युत धारा प्राप्त हो रही थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा था, सेल में हो रहा था। अब यहाँ पे विद्युत वाहक बल का रोल कैसे आएगा, विद्युत वाहक बल का रोल कैसे आएगा, तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जैसे कि अब आवेशित आयन, जैसे आप लोग पहला चैप्टर याद कर लो कि कोई आवेश क्या है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, जैसे कि ए बिंदु से बी बिंदु पर क्या हो रहा है, स्थानांतरित अगर हो रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, एक आवेश को यहाँ पर ए से बी तक के ले जाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, कार्य करना पड़ता है। क्या होता है, कार्य करना पड़ता है। अब यहाँ पर ये जो सेल है, ठीक है, यहाँ पर अंदर में क्या हो रही है, अंदर में यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या है, जो आवेशों का स्थानांतरण जो हो रहा है, तो ये आवेशों का स्थानांतरण होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो सेल है इसमें अंदर में क्या होगा, अंदर में ना ये कैथोड है आपका, ये एनोड है। ठीक है, अंदर में ना एनोड से कैथोड में जाएगा, कहां से जाएगा, एनोड से कैथोड में जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका सेल है वो आवेशित हो पाएगा, चार्ज हो पाएगा। ठीक है, पर जब हम लोग इसमें बाहर में इस चार्ज बैटरी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो वहां पर जब हम लोगों को विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना पड़ेगा ना, तो बाहर में अगर मान लो कि मैं यहाँ पर कोई बल्ब जलाती हूँ, मान लो कि यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं कोई बल्ब जलाती हूँ। ठीक है, तो ये बल्ब कैसे जलेगा, ये बल्ब जब जलेगा तो कैथोड से एनोड में क्या होगा, यहाँ पर आवेशों का स्थानांतरण होगा, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या प्राप्त होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्राप्त होती है। विद्युत धारा बाहर में हमेशा धन आयन से ऋण आयन की तरफ भी बहती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेल जो है हम लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का यहाँ पे बल्ब क्या कर रहा है, ये बल्ब जो है जल रहा है, जल गया, ये बल्ब जल गया, जला लिए, बल्ब जला लिए, बन गया प्रोजेक्ट आपका, जला लिए, छोटा सा प्रोजेक्ट बन गया, जल गया आपका बल्ब। दिमाग का भी बल्ब जला लो, क्लास में ध्यान दो, कौन कौन ध्यान दे रहा है, क्लास में ध्यान दे रहे हो ना, ध्यान से सुनो, विद्युत वाहक बल। ठीक है,
तो हुआ क्या, यहाँ पर हम लोगों को सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त हुई, जिसकी वजह से हम लोगों के जो हम लोगों ने जो भी यहाँ पर लगाया, जैसे बल्ब लगाया, तो इस बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित हुई। तो हमको क्या पता चला कि सेल के अंदर जो है आवेशों का स्थानांतरण जो है यहाँ पर कैसे हो रहा है, ऋणायन से धनायन की तरफ हो रहा है। और जबकि सेल के बाहर जब हम लोग जो है मतलब बैटरी को लगा रहे हैं, सेल को लगा रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ पर धन से ऋण की तरफ क्या होती है, धन से ऋण की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक, अब जब ये विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, तो विद्युत धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है, आवेशों के स्थानांतरण के कारण। जब आवेश यहाँ पर स्थानांतरित हो रहे हैं तो इनको करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, आवेशों के स्थानांतरण के लिए हम लोगों को कार्य करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस सेल में विद्युत वाहक बल किसको बोलते हैं, तो इस चीज को ध्यान से समझना कि सेल के अंदर, ठीक है, आवेशों को धन आयन से ऋण आयन, है ना, आवेशों को जो है धनायन से ऋण आयन तक के स्थानांतरित करने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सेल के द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर Q आवेश को स्थानांतरित कर रहे हैं, ठीक है, Q आवेश को स्थानांतरित कर रहे हैं, तो किसी Q आवेश को स्थानांतरित करने के लिए सेल के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आप लोगों का विद्युत वाहक बल कहलाता है। और ये विद्युत वाहक बल हम लोगों को प्राप्त कैसे होता है, सबसे पहले बात तो इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत वाहक बल को हम क्या करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो कार्य हम कर रहे हैं और कितने आवेश को हम लोग स्थानांतरित करने के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों के अनुपात से हम लोगों को यहाँ पर विद्युत वाहक बल का मान मिलता है। और इस विद्युत वाहक बल से ही हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, इस विद्युत वाहक बल की वजह से हम लोगों को विभवांतर प्राप्त होता है। ठीक है, विभवांतर, जिसको हम क्या करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगाया है ना, एक बल्ब लगाया, तो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि इस बल्ब को जलाने के लिए इस तरीके से लग रहा था, जहां पर मैं V लिख रही थी। ठीक है, तो ये जो V विभवांतर हम लोगों को प्राप्त हो रहा था, तो एक्चुअल में वो हो सकता है कि मतलब कोई भी सोर्स हो सकता है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्रोत के रूप में अगर सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लो कि ये कोई सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल से एक्चुअल में पहले तो हमको विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा, और उस विद्युत वाहक बल के फलस्वरूप, उस विद्युत वाहक बल के कारण कह सकते हैं, उस विद्युत वाहक बल के कारण, जैसे सेल में ये जो भी क्रिया हुई, आवेशों को स्थानांतरित करने के लिए जो भी कार्य हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, विभवांतर प्राप्त होगा। और इस विभवांतर को जब हम लोग बल्ब के दोनों सिरों के सापेक्ष लगाएंगे, तो ये बल्ब में हम लोगों को विद्युत धारा प्रवाहित होकर मिलेगी, जिससे बल्ब जो है वो जल जाएगा। क्या हो जाएगा, बल्ब जो है जल जाएगा। अभी तक केवल आप लोग यही पढ़ रहे थे कि विभवांतर लगाते हैं तो विद्युत धारा प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये विभवांतर लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, ये विभवांतर कहां से मिलता है हम लोगों को, तो सेल के विद्युत वाहक बल। अगर हम लोग सेल को स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों को विभवांतर जो है इस सेल के विद्युत वाहक बल से मिलता है। ठीक है, अब ये जो विभवांतर हम लोगों को मिलेगा किससे, सेल के विद्युत वाहक बल से। ठीक है, तो ये विद्युत वाहक बल का जो है मतलब कि मतलब ये जो है कहना चाहिए कि आदर्श रूप में तो बराबर होगा, आदर्श रूप में कैसे, आइडियली, आदर्श रूप में मतलब कि आइडियली ये बराबर तो होगा, बट एक्चुअल में, रियल में ये बराबर नहीं होता। कहने का क्या मतलब है कि ये विद्युत वाहक बल का पूरा जो है परिवर्तन विभवांतर के रूप में नहीं होता है। कुछ ऊर्जा जो है इस सेल के अंदर में क्षय होती है। क्या होती है, कुछ ऊर्जा जो है इस सेल के अंदर में क्या होती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है क्षय होती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभव पतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभव पतन। ठीक है, विभव पतन बोलते हैं। और ये विभव पतन जो होता है, जो ऊर्जा क्षय होती है, वो किसके कारण होती है, तो ये होती है आंतरिक प्रतिरोध के कारण। किसके कारण होती है, आंतरिक प्रतिरोध के कारण, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर पहले अभी विद्युत वाहक बल को का जो भी थ्योरी है आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जो भी मैंने समझाया ये लिखा हुआ है, डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें आप लोगों की लिखी हुई है। कि क्या लिखा हुआ है कि परिपथ के दो खुले सिरे, मतलब कि जैसे कि मान लो कि ये बल्ब है, ये क्या है, बल्ब, ये क्या है, इसके परिपथ के दो खुले सिरे हैं। तो इन सिरों के बीच में हम क्या करते हैं, इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए, देखो अब इकाई आवेश हम लोग क्यों लेते हैं हमेशा, Q बराबर 1, क्योंकि इसी तरीके से कोई भी डेफिनेशन को अभी तक के हम लोग बार बार डिफाइन करते आ रहे हैं। एकांक आवेश या इकाई आवेश इसी तरीके से डिफाइन करने के लिए, डेफिनेशन के लिए लिया जाता है। तो इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए या फिर स्थानांतरित करने के लिए जो कार्य की मात्रा होती है दो बिंदुओं के बीच, किन दो बिंदुओं के बीच में, इन दो बिंदुओं के बीच में। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, जो कि हमको किससे प्राप्त होता है, सेल से प्राप्त होता है, विद्युत सेल से। कहां से प्राप्त होता है, विद्युत सेल से।
ठीक। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि इकाई धनात्मक आवेश को सेल के अंदर ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल तक ले जाने के लिए किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। जैसे कि सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, सेल के अंदर क्या होता है, आवेश जो है वो ऋण से धन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ऋण से धन में प्रवाहित होता है, और सेल के बाहर धन से ऋण की तरफ प्रवाहित होता है। आवेशों के प्रवाह से ही हमको विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो सेल के अंदर ऋण से धन की तरफ जो प्रवाहित होता है, उसको प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। अगर यहाँ पर मैं इकाई आवेश लूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल के अंदर ऋणायन से धनायन में इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल के अंदर जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पे परिभाषा में आप लोगों को लिखा हुआ है। इस विद्युत वाहक बल को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर शॉर्टकट में बोलते हैं ईएमएफ। आने वाले चैप्टर में ईएमएफ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो ध्यान रखो। ठीक है, आगे के जो आप लोगों के 6-7 चैप्टर्स है वहां पे ईएमएफ आपका इस्तेमाल होगा। इसको हम लोग ई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है, या फिर वोल्ट की जगह हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, जूल पर कुलाम या फिर वोल्ट। ठीक है, और ऐसे आइडियली ये जो है विभवांतर के बराबर होना चाहिए, पर एक्चुअल में एग्जैक्टली विभवांतर के बराबर होता नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का क्षय होता है विद्युत सेल के अंदर। सारे के सारे आवेश तो ट्रांसफर होंगे नहीं, कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही, है ना। और जाहिर सी बात है, पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हो तो सारा का सारा पेट्रोल आपको पूरा माइलेज नहीं देता, कुछ ना कुछ क्षय होता है। अगर मान लो कि 50 का गाड़ी आपका एवरेज देने का है, पर वो देगा कितना, 40 या 45 का ही देगा। तो यही फैक्ट है। ठीक है, क्या है, यही फैक्ट है। तो ऐसा ही होता है। ठीक है, सभी को क्लियर है गाइस? ओके, ग्रेट, बहुत अच्छी बात। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, विद्युत वाहक बल पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध की। किसकी बात करेंगे, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की। तो विद्युत वाहक बल समझ में आ गया। विद्युत सेल में हम लोगों को मिला आवेशों के स्थानांतरण के कारण जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अंदर में ऋण से धन और बाहर में धन से ऋण, ध्यान में रखना है। सेम ऐसे ही चुंबकीय में भी होगा, आगे में जब पढ़ोगे तो। चलो अभी चुंबकीय की बात नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे विद्युत वाहक बल हम लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है, ये विद्युत वाहक बल हम लोगों को किसी सेल से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इस सेल में मैं क्या कह रही थी, इस सेल में अंदर में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ऊर्जा का क्षय हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ऊर्जा का यहाँ पे क्षय। ठीक है, क्षय, नुकसान हो रहा है। पूरा कैसे नुकसान हो रहा है क्या, ये विद्युत वाहक बल मिल कैसे रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आवेशों को जो है प्रवाहित कर रहे हैं। आवेशों को प्रवाहित करने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। ये किया गया कार्य ही क्या कहला रहा है, आप लोगों का विद्युत वाहक बल कहला रहा है, जो कि W/Q के बराबर है। ठीक है, अब जब हम लोग ये कार्य कर रहे हैं तो होगा क्या भाई, अब जाहिर सी बात है, कोई भी मेहनत करेगा तो जैसे आप पढ़ाई भी करते हो तो 100% समझ में नहीं आता है, 5% 10% रह ही जाता है, कितना भी पढ़ाई कर लो। ठीक है, तो यही क्या है, नुकसान है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर जो ऊर्जा का क्षय हो रहा है, ठीक है, जो नुकसान हो रहा है, मतलब कि पूरा जो है आवेश आपका प्रवाहित नहीं हो पा रहा है। कुछ नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है इसके आंतरिक प्रतिरोध की वजह से। मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आवेशों को प्रवाहित करने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है, और इस विद्युत वाहक बल की वजह से विभवांतर प्राप्त होगा, और विभवांतर की वजह से हम लोगों को क्या मिलेगी, बाहर सेल के बाहर धन से ऋण टर्मिनल पे धनायन से ऋणायन की तरफ विद्युत धारा प्राप्त होगी। ठीक है, विद्युत धारा प्राप्त होगी। ठीक है, पर यहाँ पे जब हम लोग क्या कर रहे हैं, आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्या आ रही है, बाधा आ रही है। ठीक है, इस बाधा की वजह से ही क्या हो रहा है, ऊर्जा का क्षय हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है कुछ। ये बाधा ही क्या कहलाती है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। इस आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही छोटा सा वैल्यू होता है, जैसे कि आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि प्राथमिक सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान जो होता है 1 से 2 ओम होता है। क्या होता है, 1 से 2 ओम, और द्वितीयक सेल में तो और भी कम होता है। द्वितीयक सेल में आंतरिक प्रतिरोध का जो मान का रेंज होता है वो होता है 0.1 से 0.9 ओम के बीच, मतलब कि बहुत ही छोटा आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो जब बहुत बड़े विद्युत परिपथ का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर हम इस आंतरिक प्रतिरोध को नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, पर छोटे छोटे विद्युत परिपथ के लिए हम लोगों को इस चीज को कंसिडर करना पड़ता है। पर समझना तो हर चीज को है, पढ़ना तो हर चीज को है कि नहीं। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, क्लियर है?
रुकावट। अब जैसे कि यहाँ पे जो ऊर्जा का क्षय होगा सेल के भीतर, ये किस रूप में होगा इसको भी जान लो। यहाँ पे समझ जाओ कि ये जो ऊर्जा का क्षय या नुकसान होता है ये ऊष्मा के रूप में होता है। कोई भी आपका इक्विपमेंट है, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हो तो होता क्या है, मोबाइल गर्म हो जाता है। कोई भी इक्विपमेंट यूज करते हो तो ज्यादा देर इस्तेमाल करने से वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पर ऊष्मा का क्षय, सॉरी ऊर्जा का क्षय किस रूप में होता है, ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में होता है। और सेल भी क्या होता है, गर्म, सेल मतलब कि गर्म हो जाता है, नुकसान होता है, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का क्या, आंतरिक प्रतिरोध। अब इसकी थ्योरी आप लोग लिख सकते हो, डायग्राम आप लोगों को बिल्कुल बनाना ही है यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध का। ठीक है, इसकी थ्योरी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वेट अ सेकेंड, आप लोग बिल्कुल नोट कर सकते हो, ये लिख सकते हो आप लोग। जो भी मैंने आप लोगों को बताया इस चीज को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, लिख लोगे? चलो मैं एक बार आप लोगों को बोल के बता देती हूँ, लिखवा देती हूँ, आप लोग लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, देखो ईएमएफ के बारे में तो आप लोगों ने लिख लिया है, ठीक है, पर आंतरिक प्रतिरोध के बारे में आप लोग लिख लो कि सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा, सेल के अंदर, इस सेल के अंदर क्या होता है, विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट डाली जाती है, क्या, धारा के प्रवाह में जो यहाँ पे देखियो, धारा के प्रवाह में जो रुकावट डाली जाती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का कुछ भाग सेल के भीतर क्या हो जाता है, ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, और जिससे इसके इलेक्ट्रोड के विभवांतर और सेल के विद्युत वाहक बल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे इसके पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे विद्युत वाहक बल के कारण हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, विभवांतर प्राप्त होता है। पर ये पूरा विभवांतर हम लोगों को यहाँ पे विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें आंतरिक प्रतिरोध मौजूद होने के कारण क्या हो जाता है, कुछ ऊष्मा के रूप में ऊर्जा जो है वो क्षय हो जाती है, जिससे ये हम लोगों को थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, थोड़ा कम मिलता है। इसका रिलेशन अभी हम लोग देखेंगे कि क्या फॉर्मूला मिलेगा, पर ये तो है कि विद्युत वाहक बल से थोड़ा कम मिलेगा आपका विभवांतर। ठीक है, पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। अब हम लोगों को चार कारक देखने हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का मान चार कारक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध किस कर निर्भर करता है, वो चार कारक हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, लिख लो, मैं बोल रही हूं, आप लोगों को नोट करना है कि आंतरिक प्रतिरोध चार कारक पर निर्भर करते हैं। ठीक है, उसमें से जो पहला कारक है आप लोगों का वो है जो हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड लिए थे। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, सेल का डायग्राम बनाए थे वहां पर आप ध्यान करो, दोनों इलेक्ट्रोड के जो बीच की दूरी, ठीक है, तो ये इस पर भी निर्भर करती है आपका जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है। तो कैसे निर्भर करती है कि अगर सेल, ये मतलब कि जो हमारा ये जो विद्युत सेल है, ठीक है, इसमें जो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड रख रहे हैं। ठीक, अब मान लो कि इन इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है d ले लेती हूं। ठीक है, अगर दूरी अधिक होगी, ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। लिख सकते हो शब्दों में, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, पहला कारक है। अगर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी अधिक होगी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, लिखना है आप लोगों को। सेकंड कारक है आप लोगों का अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोड के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, कि इसमें जो है कितना भाग इसमें डूबा हुआ है, ये जो है डूबा हुआ है, डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां पे लिख लो आप लोग, अपघट्य में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल, ये दूसरा कारक है आपका, दूसरा कारक है जिस पर आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे जैसे यहां पर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जैसे जैसे सेल क्षेत्रफल बढ़ता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है। क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है। नोट कर लो फटाफट से, क्विकली नोट कर लो, जल्दी से एकदम।
भाई थोड़ा बने रहना है क्लास में, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट और खींचेंगे हम क्लास को, ज्यादा से ज्यादा कवर कर लेते हैं टॉपिक। आंतरिक प्रतिरोध के बाद हम लोगों को विद्युत वाहक बल और विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध पढ़ना है। ठीक है, लिख लिया, 2 हो गया। यहाँ पर तीसरा कारक आप लोगों का है, तीसरा कारक है विद्युत अपघट्य सांद्रता। सांद्रता का मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा, अब ये एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप लोग सब केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो फिजिक्स के साथ साथ। विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता बढ़ती है तो क्या होता है, सांद्रता के बढ़ने के साथ साथ आंतरिक प्रतिरोध घटता है, नहीं सॉरी, सांद्रता बढ़ने के साथ साथ सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता बढ़ती है तो आप लोगों का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। तीसरा कारक है ये, बिल्कुल आप लोगों को जस्ट ये ध्यान में रखना है। हो सकता है कि पूछे, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है मेरे ख्याल से, पर फिर भी चलो मैं बता देती हूँ। विद्युत अपघट्य के ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, विद्युत अपघट्य का तापमान अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या होता है, तापमान बढ़ाने से घटता है। मतलब कि जैसे ही हम लोग विद्युत सेल का तापमान बढ़ाएंगे तो हम लोगों को ज्यादा विद्युत धारा प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आंतरिक प्रतिरोध घटेगा तो ज्यादा विभवांतर प्राप्त होगा। ज्यादा विभवांतर प्राप्त होगा मतलब कि ज्यादा विद्युत धारा भी प्राप्त होगी, क्योंकि विभवांतर समानुपाती होता है किसके, विद्युत धारा के, इस वजह से। ठीक है, तो 4 कारक मैंने लिखा दिए। अब हम आ जाते हैं तीनों के संबंध में। विद्युत वाहक बल पढ़ा हम लोगों ने, विभवांतर पढ़ा, आंतरिक प्रतिरोध, विभवांतर तो पहले पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में, और आंतरिक प्रतिरोध, तो 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक, अब इनका जो रिलेशन है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि विद्युत वाहक बल के वजह से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, टर्मिनल के सिरों पर, है ना, टर्मिनल के सिरों पर विभवांतर प्राप्त होता है, पर पूरा प्राप्त नहीं होता है। आंतरिक प्रतिरोध की वजह से क्या होता है, ऊर्जा का क्षय होता है, किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में। ठीक है, इस ऊर्जा के क्षय को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, विभव पतन। क्या नाम दिया था, विभव पतन, मतलब पूरा विभव ना, विभवांतर ना मिलकर के कुछ पतन हो जाता है, कुछ जो है नुकसान हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नुकसान को विभव पतन बोलते हैं। ठीक, तो जब यहाँ पे विभव पतन होता है, ठीक है, तो इस विभव पतन के वजह से आप लोगों को जो ये मतलब कि कमी मिलती है, किसमें, विद्युत वाहक बल में कमी मिलती है। और ये जो है कमी जो है, मतलब कि विभव पतन और विभवांतर दोनों को मिला के आपका क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा। मतलब कि यहाँ पे विद्युत वाहक बल में थोड़ी कमी होती है, जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर कम होके विभवांतर मिलता है, और ये विभव पतन बराबर आपका क्या होगा, अगर मैं इधर कर दूं, हाँ, ये E - V हो जाएगा। इसको हम लोग समझेंगे, विभव पतन को हम लोग समझेंगे अभी परिपथ के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, समझ में आया कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये संबंध क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे बेटर है कि हम लोग यहाँ पर डायग्राम में आ जाते हैं, कि यहाँ पे डायग्राम, ठीक है, हम बना लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम हम फटाफट बना लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा विद्युत वाहक बल, ये जो सेल है हमारा जिससे विद्युत वाहक बल प्राप्त हो रहा है, इसका हमारा आंतरिक प्रतिरोध है क्या, r। ठीक है, ये आपका क्या है, ये पूरा आपका है सेल, ये पूरा आपका है क्या, सेल। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया। अब है क्या, मान लो कि यहाँ पर मैंने कुछ लगाया है बल्ब वगैरह, जिसका प्रतिरोध है क्या, R। यहाँ पर मैंने एक स्विच लगाया है, कुंजी जिसको बोलते हैं। बटन को ऑन करेंगे तो परिपथ में धारा बहेगी, नहीं ऑन करेंगे तो क्या होगा, नहीं ऑन करेंगे तो कोई धारा बहेगी नहीं। अब इनके सापेक्ष क्या होगा, विभवांतर होगा। ठीक है, तभी तो होगा। ये विभवांतर मैं जोड़ दे रही हूँ, हालांकि यहाँ पर ये क्या है आप लोगों का, विभवांतर जो है हम लोग वोल्ट मीटर से जो है मेजर करते हैं, कितना विभवांतर होगा। यहाँ पे क्या है, विभवांतर। ठीक है, ये सेल है, सेल का ये टर्मिनल है आपका, ये इसको धन टर्मिनल, इसको ऋण लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से लग रहा है ना, ये धन और ये ऋण, तो ये धन है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये धन है, मतलब विद्युत धारा की जो दिशा है वो ऐसे होगी, विद्युत धारा की, है ना। ये ब्रांच नहीं है, ये सापेक्ष में विभवांतर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कितना विभवांतर लगेगा इस सेल से। ठीक है, तो इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इस R में विद्युत धारा की दिशा इस तरीके से होगी। कब होगी विद्युत धारा प्रवाहित, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस कुंजी को
इस कुंजी को हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे, ठीक है, बटन को चालू करेंगे, कुंजी को ऑन करेंगे, कुंजी को दबाएंगे तो क्या होगी, इस सेल से धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ यहाँ पर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो जब धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर से जो धारा प्रवाहित होगी, आई धारा, इस बल्ब है मान लो या कोई भी इक्विपमेंट हम लगाएंगे जिसका प्रतिरोध हम लोग आर यहाँ पे लिया है, तो इसमें से क्या होगी, आर धारा मतलब आई धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जब आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो है, यहाँ पे जो हम लोगों को वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो मिल रहा है, ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हम लोगों को विद्युत वाहक बल की तुलना में थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, विभव पतन हो रहा है। जो बात मैं बोल रही हूँ उसको लिखते जाओ, सारी चीजें बोर्ड पे लिख के नहीं बता सकती, तो बहुत सारी चीजें सुन के लिखना पड़ेगा आप लोगों को। जब ये जो विभव पतन हो रहा है वो क्या हो रहा है, विद्युत वाहक बल में कुछ कम होके हम लोगों को क्या मिल रहा है, विभवांतर जो मिल रहा है उसके बराबर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो विभवांतर है V बराबर हमारे पास क्या होगा, आई आर होगा, क्योंकि आई धारा प्रवाहित हो रही है आर प्रतिरोध से, तो ओम के नियम से हमारा हो जाएगा V बराबर आई आर, ठीक है। और यहाँ पर जो बहने वाली धारा है, यहाँ पर जो बहने वाली धारा है आई बराबर ये क्या हो जाएगी, E बटे आर प्लस स्मॉल आर। ये आर प्लस स्मॉल आर क्यों हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध है इस परिपथ में, कुल प्रतिरोध एक तो जो है कैपिटल आर प्रतिरोध है और दूसरा जो है क्या है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों को जो विद्युत धारा हो गई E बटे आर प्लस आर हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, E बटे आर प्लस आर, यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, विद्युत वाहक बल E बराबर मिल जाएगा I कैपिटल आर, I इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये मिल जाएगा, ठीक। अब जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है ये जो हम लोगों को मिला, क्या मिला, E बराबर I कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कैपिटल आई और कैपिटल आर का गुणा करेंगे और ये स्मॉल आर के साथ भी आई का गुणा करेंगे, क्योंकि धारा जो है वो हमारे आंतरिक प्रतिरोध से भी प्रवाहित होगी, ठीक। तो ये हो गया हमारा ई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, V बराबर आई आर हम लोगों को ओम के नियम से पहले से पता ही है, ठीक है, ओम के नियम से हम लोगों को पहले से पता है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी जगह में ये वाली वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये E बराबर क्या हो जाएगा, V प्लस आई आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आई आर है ये वाला, यही क्या है आप लोगों का, ये V विभव पतन है आप लोगों का, जो आंतरिक प्रतिरोध के सापेक्ष विद्युत धारा का क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है वो आप लोगों का विभव पतन यहाँ पे कहलाएगा, जिसको हम लोग अगर यहाँ पर चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्या, कैपिटल V प्लस स्मॉल v, विभव पतन, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी लिख के बताया था पर यहाँ पे डिराइव कर दिया मैंने, ठीक है। इसको आप बाजू में लिख लो, यहाँ पे बाजू में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये विभव पतन बराबर विद्युत वाहक बल माइनस जो विभवांतर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है वो, और यहाँ पर अगर इनकी जगह में हम लोग इसका मान रख दे तो ये जो क्या हो जाएगा, आई आर आंतरिक प्रतिरोध बराबर E माइनस V, ठीक है। अब I को मैं R को मैं एक तरफ कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग आंतरिक प्रतिरोध यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, E माइनस V बटे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से हम लोगों को ऑलरेडी पता है, यहाँ से क्या पता है हम लोगों को, I बराबर V बटे R लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, यस या नो लिख सकते हैं ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या करूँगी, I की जगह मैं लिख दूंगी E माइनस V बटे V बाई R कैपिटल R, ठीक है। अब ये कैपिटल R जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा क्या, E माइनस V बटे V। अब क्या करूंगी, इनको मैं दोनों में जो है E और V दोनों में क्या अलग अलग सेपरेट करके भाग दे दूंगी, तो हो क्या जाएगा यहाँ पे, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और ये हो जाएगा क्या, E बटे V, और ये हो जाएगा -1, ठीक है। ये आ जाएगा आप लोगों का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, R बराबर कैपिटल R E बटे V -1, ये क्या है आप लोगों का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है, और ये संबंध बताता है आपका किसमें, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के बीच का संबंध आप लोगों को यहाँ पे जो है बताता है ये सूत्र। क्लियर है सभी को? तो सारी चीजें लगभग आज हम लोगों ने कवर कर ली है। मैंने आप लोगों को बिल्कुल आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र भी आप लोगों को बता दिया है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। एक बार जल्दी से आप लोग देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो फटाफट से, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मैंने जो बताया था उसको प्लीज एक दो बार आप रिवाइज कर लेना। यहाँ से हम लोगों का विद्युत सेल शुरू हुआ था,
ठीक, कोई चीज रह गया होगा तो दोबारा देख लेना वीडियो को, और ये सूत्र जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो गाइस आज की क्लास में बस इतना ही है। जो बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं डाउट, तो बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो, जो भी डाउट पूछना है। और जितने भी नए बच्चे आए थे या जो बच्चे अभी तक के टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किए हैं, तो बिल्कुल आप लोग मेरे को इंस्टा आईडी और मेल आईडी में मेरे को कांटेक्ट करके टेलीग्राम चैनल की लिंक ले सकते हो और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। जो होमवर्क देती हूँ उसको सॉल्व करके आप मेरे को शेयर भी कर सकते हो यहाँ पर, ताकि मैं वो चेक कर पाऊँ। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को मेरे से कनेक्टेड रहना है, जुड़े रहना है, और मिलते हैं हम अगली क्लास में हमारे अगले टॉपिक के साथ, सेलों के संयोजन के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।